चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2009 में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूनिसेफ, यूएनडीपी, एफएओ या डब्ल्यूएचओ। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ। दोस्तों, हर साल आज के दिन अर्थात 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है, जो इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2009 में। इस कैंपेन का नाम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड और इसका मेन फोकस है हेल्थ केयर सेटिंग्स में हाइजीन को टॉप प्रायोरिटी बनाना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1998 में प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाता है? डब्ल्यूएचओ, जीआईएनए, यूनिसेफ या एनआईएच? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जीआईएनए। दोस्तों, जीआईएनए जो है यह बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी 1993 में। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा और यह डब्ल्यूएचओ और एनएचएलबीआई के कोलैबोरेशन से एस्टैब्लिश हुई थी। हर साल मई का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और इस साल यह 5 मई को पड़ रहा है। ये बात आप याद रखिएगा कि हर साल मई का पहला मंगलवार। फ्रेंड्स, अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज है जिसके सिम्टम्स होते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम होना और सीने में जकड़न होना। पहली बार वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया था 1998 में बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ? स्पेन में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2025 में भारत को विश्व का 5वां सबसे बड़ा रक्षा व्ययकर्ता बताया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आईआईएसएस, नाटो, आरएएनडी या सिप्री। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सिप्री। दोस्तों, 2025 में भारत ने कुल 92.1 बिलियन डॉलर डिफेंस पर स्पेंड किए हैं और इसके साथ ही भारत दुनिया का 5वां लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है ग्लोबली। भारत का शेयर ग्लोबल स्पेंडिंग में 3.2% है। किसमें? डिफेंस में। और ग्रोथ रेट भी स्ट्रांग है। भारत की ग्रोथ रेट है डिफेंस स्पेंडिंग में 8.9%। ग्लोबली जो मिलिट्री स्पेंडिंग हुई है वो कितनी हुई है? तो वो हुई है 2.87 ट्रिलियन डॉलर फ्रेंड्स। इसमें यूरोप में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लगभग 14% का। क्यों? रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से। पाकिस्तान की इसमें पोजीशन है 31वीं और वो खर्च करता है लगभग 12 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस पर। भारत के बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है। इस हिसाब से भारत को और करना चाहिए। अच्छा, अब बात करें तो भारत अभी भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। मतलब हम लोग आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे हैं। और इंपोर्ट की बात करें तो उसमें भी रशिया का शेयर कम हो रहा है, फ्रांस, इजराइल और यूएसए का बढ़ रहा है। भारत का जो लेटेस्ट डिफेंस बजट है वह 7.85 लाख करोड़ का है और भारत 5वां लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास का प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एमका, तेजस, रफाइल या सुखोई? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एमका, एडवांस्ड मल्टी मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में आरबीआई के उपराज्यपालों की नियुक्ति करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एसीसी, आरबीआई बोर्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री या पार्लियामेंट संसद। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एसीसी। दोस्तों, हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 3 मई 2026 को एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। श्री रोहित जैन, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब ये इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है? तो वो किया है एसीसी ने, मतलब अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आरबीआई जो था यह एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में और नेशनलाइज हुआ है 1949 में, और यह भारत की सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी है। आरबीआई के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई जो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। अब रोहित जैन की बात करें तो इनका बैकग्राउंड ये है कि पहले दिसंबर 2020 से यह वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और बैंकिंग सुपरविजन हैंडल करते थे। वह रिप्लेस कर रहे हैं टी रविशंकर को। अब आप पूछेंगे कि अगर ये एक डेप्यूटी गवर्नर है तो बाकी 3 कौन है? तो बाकी 3 के नाम है स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2026 में एमबीबीएस सीटों की सीमा और जनसंख्या मापदंडों को हटा दिया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एम्स, यूजीसी, एनएमसी या नीति। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एनएमसी। दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2026 के एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन में मेजर चेंज किया गया है। एमबीबीएस की सीट जो थी वह 150 पर कॉलेज थी, मतलब सीट कैप जो था वह हर कॉलेज में 150 बच्चे हो सकते थे। इस सीट कैप को रिमूव किया गया है। किसके द्वारा? एनएमसी के द्वारा। एनएमसी क्या है फ्रेंड्स? नेशनल मेडिकल कमीशन। मतलब अब कॉलेजेस अनलिमिटेड सीट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास प्रॉपर होना चाहिए। और एक और रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है, पॉपुलेशन नॉर्म, जो पहले कहता था कि 100 सीट पर 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब हर 10 लाख लोगों पर 100 सीट होंगी। अब कितनी भी सीट हो सकती हैं। अब समझिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इससे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस फ्रीली एक्सपेंड कर सकते हैं बिना डेमोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन के। और टीचिंग हॉस्पिटल रूल को भी चेंज किया गया है। पहले 30 मिनट का ट्रेवल डिस्टेंस अलाउड था, अब 10 किलोमीटर का रेडियस फिक्स किया गया है। फ्रेंड्स, एमबीबीएस स्टैंडर्ड जो रेगुलेट करता है वह है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारत के 2031 से 2035 की अवधि के लिए नए राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों अर्थात एनडीसी में शामिल है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 30% फॉरेस्ट कवर करना भारत का, मतलब 30% फॉरेस्ट बनाना भारत का, 2050 तक नेट जीरो करना, 80% सौर ऊर्जा करना या 47% इंटेंसिटी बढ़ाना। अगर आप करंट अफेयर्स से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि ये रॉन्ग है, क्योंकि भारत ने नेट जीरो का टारगेट रखा है 2070 का। अब ऑप्शन बचते हैं 3, तो इसमें सही जवाब है 47% इंटेंसिटी। दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी को जो है अपडेट किया है और सबमिट किया है। किस पीरियड के लिए? 2031 से 2035 के लिए, अंडर पेरिस एग्रीमेंट। सबमिशन दिया गया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, मतलब यूएनएफसीसी को।
इसका टारगेट क्या है? तो टारगेट है कि 7% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बनाई जाएगी। कब तक? 2031 से 35 तक। पहला टारगेट क्या है? 7% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगी। किससे? नॉन फॉसिल फ्यूल से, मतलब बिना कोयले के, जैसे कि सोलर से या फिर हाइड्रो से या न्यूक्लियर से। फिर दूसरा टारगेट रखा गया है 47% एमिशन रिड्यूस किए जाएंगे 2020 के 5 को लेकर 2005 के 20 को लेकर। और तीसरा टारगेट रखा है कि लगभग CO2 जो है वो कार्बन सिंक बनाए जाएंगे और 4 बिलियन टन को CO2 को कार्बन सिंक किया जाएगा, मतलब समेट लिया जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, CBDRRC, अर्थात कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब सब कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल हैं लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब प्रोग्रेस के हिसाब से बात करें तो आज दिनांक में भारत ने लगभग 60% जहाँ का जो टारगेट सेट किया है, इसमें से 52% अचीव कर लिया है। और जो 47% का ये जो इसका टारगेट सेट किया है का एमिशंस का, उसमें से 36% अचीव कर लिया है। और जो कार्बन सिंक का 4 बिलियन का टारगेट सेट किया है, उसमें से 2.3 बिलियन अचीव कर लिया है। मतलब भारत अपने टारगेट्स के पास भी है। और लॉन्ग टर्म तो आप जानते ही हैं, नेट जीरो अचीव करना 2070 तक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में 2025 अधिनियम के तहत ऑनलाइन गेमिंग को निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विनियमित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ट्राई, OGAI, सेबी या RBI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, OGAI। अब ये OGAI क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए भारत ने इंप्लीमेंट किया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जो 1 मई 2026 से इफेक्टिव हो गया है। और इसके अंडर एक सेंट्रल रेगुलेटर बनाया गया है जो है OGAI, अर्थात ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं फ्रेंड? तो वो हैं दिल्ली में। यह अथॉरिटी क्या करेगी? तो ये गेम्स को क्लासिफाई करेगी और देखेगी कि कंप्लायंस मॉनिटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ग्रीवियंसेस जो होंगे उनको हैंडल भी करेगी। यह गेम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगी, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, सोशल गेम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पर जो मनी गेम्स होंगे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत फिल्मों को प्रमाणित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रसार भारती, NFDC, PIB या CBFC। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, CBFC। अब CBFC क्या है फ्रेंड्स? तो यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइएगा, काम आएंगे। मैंने एक छोटा सा पॉकेट नोट भी साथ में लगाया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हाल ही में प्रसून जोशी को फिर से इसका लीडर चुना गया है। अच्छा, ये खास बात यह है कि यह अगस्त 2017 से इस पोजीशन पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब समझते हैं सर्टिफिकेशन सिंबल्स को। 4 प्रकार के सर्टिफिकेशन सिंबल होते हैं किसी भी फिल्म के लिए, जैसे कि U, UA, A और S। यू का मतलब यूनिवर्सल रिव्यूइंग, मतलब कोई भी व्यक्ति देख सकता है फिल्म को। UA का मतलब कि उस फिल्म को देखने में पेरेंटल गाइडेंस जरूरी है। ए का मतलब सिर्फ एडल्ट लोग ही उसको देख सकते हैं। और एस का मतलब स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए यह फिल्म है। सीबीएसई का काम है सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं, बल्कि इंश्योर करना कि कंटेंट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिफेंस और कल्चरल सेंसिटिविटी के नॉर्म्स को फॉलो करे। फ्रेंड्स, यह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। प्रसून जोशी एक रिनाउंड लिरिसिस्ट हैं। उन्होंने किस किस मूवीज के लिए उन्होंने इम्पैक्टफुल काम किया है, तो वो है तारे जमीन पर, रंग दे बसंती। अब सीबीएफसी की बात करें तो सीबीएफसी फ्रेंड्स एक स्टेचुरी बॉडी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
2026 में तेलंगाना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, केसीआर, हनुमंत राव, रेवंत रेड्डी या एटला राजेंदर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हनुमंत राव। दोस्तों, श्री वी हनुमंत राव को अपॉइंट किया गया है एडवाइजर फॉर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। कहाँ? तेलंगाना में। इनको दिया गया है रैंक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के इक्विवेलेंट। इसके अलावा हाल ही में श्री बी शिवनंदा रेड्डी को स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन हमने आपको दिए थे, घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आईपीसी, आईटी एक्ट या पॉस्को। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दोस्तों, हाल ही में इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कॉन्सेंशुअल मतलब जब दोनों तरफ से हाँ हो तो लिव इन रिलेशनशिप को क्विट करना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। मतलब दोनों की मर्जी से लोग अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसको अगर एक पार्टनर क्विट करता है तो वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। इस बेंच को लीड किया था जस्टिस बीवी नागरत्न ने और जस्टिस उज्जवल भुयान ने। केस क्या था कि 15 साल का रिलेशनशिप था, लिव इन, और एक चाइल्ड बॉर्न हुआ और रिलेशनशिप एंड होने के बाद क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, जैसे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर रिलेशनशिप कॉन्सेंशुअल है तो उसका एंड होना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने R78C मलेरिया वैक्सीन के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोकॉन और पेनाकिया। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।